एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मालदेव हुमायूं संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की राजनीति में जब मालदेव अपना प्रभाव स्थापित कर रहा था, तब भारतीय राजनीति में भी परिवर्तन हो रहा था। मुगल बादशाह हुमायूं की विलासी एवं अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों ने उसे भयानक संकट में डाल दिया था। शेर शाह नामक एक अफगान सरदार ने तब धीरे धीरे दूरदर्शिता से अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। फिर भी हुमायूं ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। परिणामतः शेर खां ने मई 1540 ईस्वी को कन्नौज के युद्ध में उसे हराकर भारत की राजनीतिक स्थिति को अपने नियंत्रण में कर ली। इस प्रकार हुमायूं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तब अंततः विवश होकर उसे सिंध की ओर पलायन करना पड़ा। इस परिवर्तन का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। शेर शाह अभी भारत का शासक बना ही था, अतः उसके समक्ष अनेक समस्याएं थीं, जिनमें प्रमुखतः राजधानी से दूरस्थ स्थित प्रांतों को संगठित करने की थी। अस्तु शेरशाह ने अपनी सेना की कई टुकड़ियां सिंध, बंगाल, पंजाब, बिहार आदि प्रांतों में भिजवा दी। इधर राजस्थान के सर्वशक्तिशाली मारवाड़ के राव मालदेव ने जब देखा कि शेरशाह की सेना यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है तथा स्वयं शेरशाह भी इस स्थिति में नहीं है कि मारवाड़ आ सके, तो उससे अपने राज्य का विस्तार तीव्रता से करना आरंभ किया। मालदेव ने हुमायूं को मारवाड़ आने का निमंत्रण दिया, जिसके पीछे उसके राजनीतिक स्वार्थ अवश्य ही निहित थे। शेरशाह की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति से मालदेव भयभीत था। इतना ही नहीं, उससे पराजित अन्य राजपूतों के साथ कई राठौड़ सरदार भी शेरशाह के दरबार में पहुंच चुके थे। अतः मालदेव का भय और अधिक बढ़ गया। तब उसने सोचा कि हुमायूं को प्रेशर देकर ही शेरशाह का दर्प चूर्ण कर सकता है। यदि मालदेव की सहायता से हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठ जाएगा, तो सम्राट सदैव के लिए राव के पक्ष में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मालदेव के राज्य की सुरक्षा को भी पठान सत्ता से कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो सकेगा। डॉक्टर कानूनगो का मत है कि वास्तव में यह मालदेव की अपने रक्षार्थ तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए था। मालदेव बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था। निमंत्रण भेजने के पूर्व उसने हानि लाभ का अनुमान लगा लिया होगा, क्योंकि इसमें असफलता का अर्थ उसका विनाश था। डॉक्टर भार्गव का कहना है कि मालदेव ने सारी स्थिति का समुचित अध्ययन करने के पश्चात ही हुमायूं को सहायता देने का प्रस्ताव भेजा था। शेरशाह एवं उसकी सेना का एक बड़ा भाग तब बंगाल में तथा शेष बची हुई सेना गख्खर प्रदेश में थी। उधर ग्वालियर तो उसका विरोधी था ही, मालवा भी उसका विरोध कर रहा था। ऐसी स्थिति में शेरशाह का मालदेव पर किंचित भी संदेह करना नितांत असंभव था। जब वह मालदेव पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, तब इन समस्त परिस्थितियों का लाभ उठाने की दृष्टि से उसने हुमायूं को पुनः राज्य दिलाने के प्रयास में सहायता प्रस्ताव भिजवाया। हुमायूं का मारवाड़ आगमन। मालदेव की सहायता हुमायूं के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकती थी, किंतु हुमायूं ने इस प्रस्ताव के प्रति प्रारंभ में उपेक्षा दिखाई। वह आशा कर रहा था कि ठट्टा के शासक शाह हुसैन की सहायता प्राप्त कर गुजरात को अपने अधिकार में कर लेगा, किंतु हुमायूं की आशा निराशा में बदल गई। जब
शाह हुसैन ने उसे सहायता देने में असमर्थता बताई। इस बीच वह 7 महीने तक व्यर्थ में अपनी शक्ति सबाने के घेरे में कमजोर करता रहा। यहाँ भी असफल होकर वह बख्तर से सहायता पाने की आशा में वहां गया, किंतु बख्तर के द्वार भी उसके लिए बंद हो चुके थे। उसके मित्र राज्य भी उसे शत्रुता का व्यवहार करने लगे। तब हुमायूं को मालदीव के प्रस्ताव का स्मरण आया। वह मई 1542 ईस्वी में कच्छ से रवाना होकर जुलाई में बीकानेर की सीमा में पहुंचा और वहां से जोधपुर की तरफ बढ़ा और फलोदी होता हुआ राजधानी से कुछ दूरी पर स्थित जोगी तीर्थ नामक स्थान पर डेरा डाला। फारसी इतिहासकारों के अनुसार अपने मारवाड़ आगमन की सूचना व मालदेव के विचार जानने के लिए हुमायूं ने मीर समद को मालदेव के पास जोधपुर भेजा। रायमल सोनी व शमसुद्दीन अतक खां को भी उसने इसी उद्देश्य से मालदेव के पास भिजवाया। निजामुद्दीन के अनुसार इन सभी ने मालदेव के साथ बातचीत कर हुमायूं को यह बताया कि मालदेव चिकनी चुपड़ी बातें करता है, किंतु उसका हृदय साफ नहीं है। निजामुद्दीन ने यह भी लिखा है कि किसी समय शेरशाह का एक दूत मालदेव के पास हुमायूं को गिरफ्तार करने का संदेश लेकर आया। इसी बीच मालदेव के पास कार्य कर रहे हुमायूं के एक पुराने कर्मचारी मुल्ला सुर्ख ने उसे मारवाड़ से शीघ्र ही निकल जाने का सुझाव दिया। इन सभी सूचनाओं से हुमायूं को यह विश्वास हो गया कि वह मालदेव से सहायता प्राप्त नहीं कर सकता, अतः वह मारवाड़ से रवाना हो अमरकोट की ओर चला गया। हुमायूं का मालदेव के निमंत्रण पर मारवाड़ आने तथा पुनः लौट जाने की घटना का विवरण सभी फारसी इतिहासकारों ने इस ढंग से किया है कि जिससे लगता है कि मालदेव ने हुमायूं के साथ विश्वासघात किया हो। इन सभी ने मालदेव के इस व्यवहार की आलोचना की है। निजामुद्दीन के कथानुसार मालदेव ने हुमायूं को शेरशाह के आक्रमण की आशंका से धोखा दिया। जौहर व गुलबदन बेगम का कहना है कि मालदेव धोखे से हुमायूं को जीवित अथवा मृत पकड़ना चाहता था। उसने हुमायूं को पकड़ने के लिए एक सेना भेजी। इन दोनों ने सेना की संख्या 1500 बताई है, परंतु साथ ही इनका यह भी कहना है कि हुमायूं के मात्र 30 के लगभग सैनिक थे, जिन्होंने मालदेव की सेना को करारी हार दी और हुमायूं सकुशल मारवाड़ से निकल भागा। फरिश्ता ने भी उक्त कथनों को ठीक माना है। राजस्थानी स्रोत व डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर कानूनगो, पंडित रेऊ आदि अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों ने फारसी इतिहासकारों के कथन को अतिशयोक्तिपूर्ण माना है। इनके अनुसार इस घटना में संपूर्ण दोष मालदेव का न होकर हुमायूं का था। जब मालदेव ने हुमायूं को निमंत्रण दिया था उस समय में तथा हुमायूं के मारवाड़ पहुंचने के समय की परिस्थितियों में बड़ा अंतर था। मालदेव के निमंत्रण देने के समय हुमायूं सैनिक दृष्टि से सक्षम था तथा शेरशाह प्रांतीय झगड़ों में फंसा हुआ था। यदि हुमायूं उसी समय मालदेव के पास आता तो अवश्य ही मालदेव के निमंत्रण की परवाह न कर मालदेव के अतिरिक्त अन्य संभावित सहायता देने वाले व्यक्तियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। जब सब तरफ से उसे निराशा हाथ लगी तब कोई पद 1 वर्ष बाद उसे मालदेव के निमंत्रण का ध्यान आया। इतने लंबे समय के बीच राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो गया। शेरशाह ने शक्ति बढ़ा ली, इसलिए मालदेव द्वारा हुमायूं के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करना अनुचित नहीं था। मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता न देना यद्यपि विश्वासघात तो नहीं कहा जा सकता,
तथापि उसका यह कदम न तो राजपूती परंपरा की दृष्टि से और न ही राज्य हित के लिए उचित था। उसे इतना दूरदर्शी तो होना चाहिए था कि हुमायूं को सहायता दे या न दे, शेरशाह का मारवाड़ पर आक्रमण तो अवश्यंभावी था। अतः उसका यह अनुमान एकदम गलत था कि हुमायूं को सहायता न देने से अपने राज्य को इस विपत्ति से बचा लेगा। शेरशाह मालदेव जैसे शक्तिशाली पड़ोसी को कभी सहन नहीं कर सकता था। जब दोनों शक्तियों के मध्य युद्ध किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता था, तो मालदेव के लिए तो शेरशाह से लड़ने का सबसे उत्तम अवसर भी यही था। चाहे हुमायूं की सैनिक संख्या नगण्य ही क्यों न रही हो, परंतु उसको आधार बनाकर लड़ने में अनेक शक्तियों की सहायता भी उसे प्राप्त हो सकती थी। शेरशाह को अभी गद्दी पर बैठे अधिक समय नहीं हुआ था, जिससे जनता की सहानुभूति भी हुमायूं को प्राप्त हो सकती थी। मालदेव सैनिक दृष्टि से शेरशाह से कतई कमजोर नहीं था, जैसा कि बंद के युद्ध से स्पष्ट हो जाता है। अतः मालदेव का हुमायूं को चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सहायता न देना एक अच्छा कदम नहीं माना जा सकता।